तो हम नए पेज पर नई हेडिंग डालिए लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के ब्रैकेट में लिखना है बड़ा बड़ा। बताओ लॉन्ग रन के कानून का क्या नाम? हाँ, रिटर्न्स टू स्केल। वेरी गुड। तो इसमें जो रट्टू तोते बच्चे हैं जिनके लिए, और इसमें थोड़ा सा रट्टू बनना भी अच्छी बात है कभी कभी, तो बस आप सब बच्चे याद रखना, स्केल वर्ड आते ही आंख मींच के लॉन्ग रन समझना है आपको, और अगर फैक्टर वर्ड आ गया तो रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब शॉर्ट रन। क्योंकि लॉन्ग रन का मतलब क्या था अगर आपको याद हो तो, जिसमें सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। तो मैं लैंड को भी ज्यादा कर सकता हूं, मशीन को भी ज्यादा कर सकता हूं, लेबर तो खैर ज्यादा चलो हो जाएगी। तो इसे माना जाता है कि आप अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ा सकते हो। तो लॉन्ग रन का मतलब यह है कि आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ सकता है। कि मतलब अब हमारे घर में जो एक किचन थी वो हमने 2 कर दी, जो एक बेलन था वो 5 हो गए। मतलब अब हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, कोई हमारे लिए रुकावट नहीं है समय का, हम सारे इनपुट्स चेंज कर सकते हैं। मतलब हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ा सकते हैं, हम 10 किचन 20 किचन भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। ये लंबी अवधि बन गई, लॉन्ग रन बन गया, है ना। तो लॉन्ग रन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, भी लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, चेंज इन स्केल मीन्स दैट, और बड़ा बड़ा लिखना कैपिटल लेटर्स में ऑल, और बादल बादल लगा के, तारे वारे लगा के, मतलब जैसे शादी वाले दिन दुल्हन को सजाते हैं तो वैसे इसको बिल्कुल सजा लेना। तो चेंज इन स्केल मीन्स दैट ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये ऑल वर्ड समझ में नहीं आएगी, ऑल लिखा है, इतनी सजावट करो। तो चेंज इन स्केल मीन्स दैट ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड। तो मतलब लेकिन इस ऑल वर्ड की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, या ऑब्लिक डिक्रीज्ड, कुछ भी। तो देखो मतलब इससे पूरा मतलब वही चेंज हो जाएगा टॉपिक, अगर ये ऑल ना हो। तो चेंज इन स्केल का मतलब ये है कि हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा या घटा सकते हैं। ये मतलब अगर वो ऑल ना होता ना तो फिर ये लॉन्ग रन भी ना होता। तो चेंज इन स्केल का मतलब ये है कि सारे फैक्टर्स आप बढ़ा या घटा सकते हो इन। उसके बाद अगले कीवर्ड्स बताओ क्या इन, ये आपको नहीं पता होगा, ये लॉन्ग रन की खूबसूरती है। तो इनके बाद लिखना है इन सेम प्रोपोर्शन। इन सेम प्रोपोर्शन, तो ये मैं आपको समझाता हूँ वो ये बात क्यों कह रहा है या इसका क्या अर्थ है इन सेम प्रोपोर्शन। तो देखो जैसे ऐसे एग्जांपल लिख लो ताकि आपको समझ आ जाए। तो जैसे इसमें आप लिखो, एक हेडिंग डाल लो इनपुट्स, ठीक है ना, और एक हेडिंग डाल लो आउटपुट, आउटपुट्स कुछ भी कर लो, 2 ही कॉलम बना लो, इससे बात समझ आ जाएगी। इनपुट्स और आउटपुट्स, 1L + 2K। तो इनपुट्स में लिखना है 1L + 2K। तो 1L + 2K का मतलब है एक मजदूर, 2 कोई भी फिक्स, मतलब फिक्स तो नहीं बोलेंगे, कोई भी कैपिटल वाले इनपुट्स, मान लो बेलन और आटा, कुछ भी समझ लो, मतलब कोई भी इनपुट्स। ए मतलब कैपिटल इनपुट्स, एल मतलब मजदूर, लेबर इनपुट्स, लेकिन दोनों चेंज हो जाएंगे। तो मान लेते हैं एक लेबर और 2 कैपिटल मिलकर 100 यूनिट्स बना रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लेबर को बढ़ाएंगे, तो अब लेबर जो है मान लेते हैं हो गई 2 लेबर, 2 मजदूर आ गए। तो आपने लेबर को कितना बढ़ा दिया प्रतिशत में बताओ? 100%, या बोल सकते हो डबल। तो अब जो मजेदार बात यह है वो ये कि जो कैपिटल इनपुट्स भी बढ़ेंगे वो 2 से बढ़कर 3 नहीं होंगे, 4 होंगे। ये है वो सेम प्रोपोर्शन वाली बात। तो अगर इनपुट्स बढ़ेंगे तो वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि मजदूर तो डबल कर दिए और कैपिटल आप कह रहे हो कि बस ये मैं 10% बढ़ाऊंगा, वो नहीं होगा। इनपुट सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे दोनों। तो अब अगली बार जब बढ़ेंगे तो 4 लेबर और 8 कैपिटल, तो अगला कॉम्बो यही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा इस कानून के हिसाब से। तो इनपुट्स जो बढ़ेंगे वो किस प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे? सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे। ये इसमें क्लासिक असम्पशन है। तो पहले इतनी बात क्लियर होगी, तो और 2-4 और बढ़ा के लिख लेते हैं। फिर हो गए 8 मजदूर, 16 कैपिटल, 16 मजदूर, 32 कैपिटल। मतलब इस प्रकार से ये आगे बढ़ता रहेगा। तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं इनपुट्स। चलो अच्छा, अब 100 रोटियां बनती थी पहले, 100 इनपुट। तो जब 2 मजदूर और 4 कैपिटल हो गए तो कितनी रोटियां बनेंगी? 200 से ज्यादा। यही तो प्रोडक्शन की खूबसूरती है। हाँ, मैथ्स कह रही है 200, लेकिन प्रोडक्शन की खूबसूरती और कानून क्या कह रहे हैं? 200 से ज्यादा। तो ये इसमें खूबसूरती। उसके बाद जी 4 मजदूर और 8 कैपिटल, कितनी प्रोडक्शन करेंगे? 440, 480 कर लेते हैं चलो। तो शुरू में प्रोडक्शन की रफ्तार तेज होनी चाहिए, है ना। उसके बाद जी 8 मजदूर और 16 कितना करेंगे? 740। और उसके बाद 16 मजदूर और 32 कैपिटल कितने? 650 नहीं, वो तो 860 यूनिट्स, ठीक है ना। तो ऐसी लिख लो, एग्जाम्पल है, ज्यादा सोचना नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर कुछ छुपा रखी है बात, तो वो राज अभी खोल भी देते हैं चलो आपके साथ। तो 100 से 220 हुआ, कितनी बढ़ोतरी हुई? 120। 120 से 220 से 480 हो गया, कितनी बढ़ोतरी हुई? 260। तो शुरू में रफ्तार जो होती है वो कैसी होती है? तेज होती है, तेज होती है ना, ये याद रखना। फिर 480 से 740, 260। तो बीच में एक स्टेज ऐसी भी आती है जब रफ्तार कांस्टेंट हो जाती है, ये भी होगा। और फिर 740 से 600, 860, 120।
फिर एक स्टेज ऐसी भी आती है कि रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, लेकिन इसमें खूबसूरती है लॉन्ग रन में कि कभी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब नेगेटिव में कभी फॉल नहीं होगा। हाँ, टीपी जो है मतलब टोटल प्रोडक्ट इसमें कभी फॉल नहीं होगा। तो मेरे रोटियां जो है वो हमेशा बढ़ेंगी ही, कम कभी नहीं होंगी। हाँ, रफ्तार जरूर कम हो सकती है, हो सकता है अगली बार जब मैं और इनपुट्स बढ़ाऊं तो 860 की बजाय वो बढ़कर मतलब खाली 900 हो रही है, और इनपुट बढ़ा दिया तो उसके बाद 910 हो रही है, और इनपुट बढ़ा दिया तो 911 हो गई, मान लो कम नहीं होगी, बढ़ेगी अवश्य, रफ्तार जरूर कम हो जाएगी। तो ये इसमें खूबसूरती होती है, हम लिखेंगे भी। तो खैर फिलहाल जो पहली बात लिखी हम तो उस पर फोकस कर रहे थे। अब दूसरी बात, इनिशियली देयर विल बी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कॉमा देन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, एंड फाइनली डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। है ना, ब्रैकेट में लिख भी लो, नो नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल। यहां नेगेटिव वाली कोई स्टेज नहीं है। तो ये इसी ऑर्डर में तीनों स्टेजेस रहती हैं। तो पहली स्टेज का नाम हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दूसरी स्टेज का नाम हो गया कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और तीसरी स्टेज का नाम हो गया डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो इसी ऑर्डर में रहेंगी 1 2 3। तो लॉन्ग रन में आपकी तीन स्टेजेस के ये नाम है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। शॉर्ट रन में जबकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता था, फिर सीधा डिक्रीजिंग वाला होता था सेकंड, और फिर उसके बाद थर्ड में नेगेटिव होता था। इसमें नेगेटिव कोई नहीं, इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स, फिर कांस्टेंट रिटर्न्स, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न। तो इसमें ऐसे है, नेगेटिव नहीं होता लॉन्ग रन में। अगली बात, कॉब एंड डगलस, तो ये फिर से आगे लॉन्ग रन में। तो इन्होंने खाली तो बैठे थे अपना, तो इन्होंने लॉन्ग रन में भी अपना एक प्रोडक्शन फंक्शन चिपका दिया, Q इज इक्वल टू K इंटू एल की पावर A इंटू सी की पावर B। थोड़ा सा दूसरा, बस वो B आ गया, वैसे वो सेम ही, अगर आप ध्यान से गौर करोगे है वही चीज। इसमें भी वही Q है मतलब आउटपुट, इसमें भी वही K मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट लिख लेंगे, और L मतलब लेबर, C मतलब कैपिटल वाला फैक्टर है ना, Q मतलब तो आउटपुट, और K, A, B आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, है ना। तो वो कहानी इनकी वही है, थोड़ा सा बस उन्होंने उसको हेर फेर करके बना लिया। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन तो बस ये आपको खाली एमसीक्यू के लिए लर्न करना है, इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं पूछता कि आपसे सॉल्व करवाएगा, वो कुछ नहीं है। अब उसके बाद जो अगले तीन एरोज हैं वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगले तीन एरोज का नाम है बेसिकली जो स्टेजेस हैं। तो पहली है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इसमें आप 4 लाइन छोड़ लो। दूसरी है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इसमें भी आप 4 लाइन छोड़ लो। और तीसरी है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो 3 स्टेजेस हो गई आपके लॉन्ग रन की, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में लिखना है डैश डाल के परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, और एक उंगली की जगह छोड़ के परसेंटेज चेंज इन ऑल इनपुट्स। तो बस ये आप कॉपी करके कंट्रोल सी दबा के नीचे में कंट्रोल Z दबा दो, मतलब कंट्रोल V, हाँ तो कॉपी और पेस्ट कर लो मतलब। तो परसेंटेज चेंज इन इनपुट और एक लाइन छोड़ के परसेंटेज चेंज इन ऑल इनपुट्स। ऐसे तीसरे वाले में भी परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, एक उंगली की जगह छोड़ के परसेंटेज चेंज इन ऑल इनपुट्स। तो याद करना रटना सा बस बहुत आसान है इसमें। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स कब बोलेंगे? जब आउटपुट की वृद्धि ज्यादा हो, मतलब ग्रेटर देन का साइन लगाना। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कब बोलेंगे? जब दोनों की वृद्धि बराबर हो, इक्वल। और डिक्रीजिंग रिटर्न्स कब बोलेंगे? जब आउटपुट की वृद्धि कम। तो इसका हम एक छोटा, अगर आपके लिए मैं लिख भी देता हूं, तो मान लेते हैं पहले केस में आउटपुट की वृद्धि हो रही है 25% और इनपुट्स की वृद्धि हो रही है 20%। तो आप कहेंगे कि ये स्टेज मतलब 1 है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो आउटपुट में ज्यादा बढ़ोतरी होगी, इनपुट्स में कम बढ़ोतरी होगी, है नंबर की टर्म में, मतलब वैल्यू वाइज 25%, वो खाली 20%। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में आपका आउटपुट भी 20% बढ़ रहा है और सारे इनपुट्स भी 20% बढ़ रहे हैं, तो ये आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बन गया। और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में आउटपुट आपका 15% बढ़ रहा है, इनपुट्स आपका 20% बढ़ रहा है, तो मतलब वो अकॉर्डिंगली एग्जांपल फिट हो गया। वो बाद में भी, हाँ वो भी बाद में आएगा, लेकिन अभी पहले हमें कुछ और बात भी लिखनी है। पहले इतनी बात ओके हो गई, ये क्लियर हो गया। अब कॉब डगलस दोनों दोस्तों ने क्या कहा, वो भी बात इसमें बीच में घुसानी है हमें। तो कॉब डगलस ने 2 पॉजिटिव कांस्टेंट्स दिए थे ना, ए और बी, तो उन पॉजिटिव कांस्टेंट्स का भी रोल यहां हुआ। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के दौरान ए प्लस बी का जोड़ 1 से बढ़ा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के दौरान ए प्लस बी का जोड़ 1 के बराबर, और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के दौरान ए प्लस बी का जोड़ 1 से छोटा। तो ये कॉब डगलस फंक्शन के तहत इनकी वैल्यूज भी कॉब डगलस ने डिफाइन करके दे रखी थी, तो बस हमें तो याद होनी चाहिए, हमसे एप्लीकेशन नहीं पूछेगा। तो ये हो गया कॉब डगलस के ए और बी का रोल इन तीनों स्टेजेस के अंदर।
पहले इतनी बात ओके हो गई। बस अब एक सितारा लिखना है, इसमें हमें कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इज ऑल्सो नोन एज लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो आपके क्योंकि कोर्स में डायग्राम नहीं है तो इसीलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, लेकिन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को हम लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के दरमियान या दौरान टीपी जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन की तरह ऊपर होता है, इसीलिए उसको हम लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, है ना। बाकी जो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी कीड़े बच्चे हैं उनके लिए बस बना रहा हूँ, तो ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ ज्ञान हेतु, तो अगर बनाना है बना लो, बाकी कोई रेलिवेंस नहीं है आपके कोर्स के तहत। तो जो टीपी होता है, टोटल प्रोडक्ट जो होता है, वो पहली स्टेज में कैसा होता है, बस मुझे बताओ पहली स्टेज में कौन सा होता है, इंक्रीजिंग। तो टीपी कैसे बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट से, मतलब ऐसा कॉन्वेक्स शेप करके। तो सेकंड स्टेज कौन सी होती है, हाँ तो इस पे देख लो वो कैसे बढ़ेगा। तो टीपी जो है ना ऐसे कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। तो टीपी की शेप सेकंड स्टेज में कैसी होती है, बिल्कुल लीनियर, तो वो इसलिए वो नाम पड़ गया कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का, कि ये लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन शो करता है, क्योंकि यहाँ पर टीपी बिल्कुल लीनियर होता है। और थर्ड स्टेज कौन सी होती है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो फिर टीपी बढ़ता है धीमे धीमे पीठ झुका के। तो ये टीपी जो है लॉन्ग रन में ऐसा डिजाइनर सा होता है, झुकेगा नहीं, लेकिन तो मतलब ये पुष्पा हो गया। तो लॉन्ग रन का टीपी जो है वो है पुष्पा, तो ये झुकेगा नहीं नीचे लॉन्ग रन में। ठीक है, तो खैर आपको बनाना मतलब बना लो, लेकिन वैसे कुछ काम नहीं है। चलो बाकी लॉन्ग रन में हमें ना कोई शेड्यूल पढ़ना, वो हमारे लिए ना हमें कोई डायग्राम बनाना। तो लॉन्ग रन में तो बस सिंपल हमें तीनों स्टेजेस के बारे में, मतलब ये जो आपकी स्क्रीन पे समय चमक रहा है इसका अपना एक फर्रा बना के ले जाना, इससे बाहर आपसे लॉन्ग रन में वो कुछ पूछेगा। बाकी पकड़े गए तो 5 साल की जो। चलो अच्छा, इसके बाद लास्ट टॉपिक एक है, वो और हेडिंग डालनी है आपको। तो इस हेडिंग का नाम है प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। चलो ये आप एक हेडिंग डाल लो, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें आपको इजी लगेगा क्योंकि आप पढ़ चुके हो पहले अभी रिसेंटली प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें लिखना पॉइंट 1, आइसो क्वांट कर्व, आइसो क्वांट कर्व, और इसके घर का नाम इक्वल प्रोडक्ट कर्व, इक्वल प्रोडक्ट कर्व, और इसके ट्यूशन का नाम प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, और इसका गली का नाम आइसो प्रोडक्ट कर्व। चलो तो इसमें बहुत ही सिंपल कहानी है, छोटे से शेड्यूल से सीख जाएंगे हम। तो 4 कॉलम वाला शेड्यूल बनाना है, इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट, और चौथा वाला भी खाली छोड़ देते हैं। इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट, और चौथा भी खाली छोड़ देना। चलो तो इनपुट ए लिखते हैं कि आपने एक मजदूर लगाया, और इनपुट बी 12 मशीनें लगाई। एक मजदूर 12 मशीनें, तो कितने डब्बे बन गए, 100 डब्बे बन गए। तो एक मजदूर और 12 मशीनें आपने लगाई तो 100 डब्बे बन गए। लेकिन आपको ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगा, आपको लगा कि 12 मशीनें काम कर रही हैं और एक मजदूर काम कर रहा है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। आप इस कॉम्बिनेशन को क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि डब्बे 100 ही बनेंगे। कंडीशन ये पहले मैंने गिवन कर दी, डब्बे 100 ही बनेंगे। तो अगर मुझे डब्बे 100 ही बनाने हैं लेकिन कॉम्बिनेशन चेंज करना है, तो अब हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन चेंज करते समय किस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर मैं लेबर की संख्या बढ़ाऊंगा तो फिर मशीन को नहीं बढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो हम लेबर की संख्या जब बढ़ाएंगे तो हम मशीन की संख्या कम कर लें, है ना। एक बढ़ेगा घटेगा तभी तो आउटपुट 100 ही रहेगा ना। अगर आपने 2 नहीं बढ़ा दिया फिर तो वो 100 से ऊपर पहुंच जाएगी कहां, हाँ इनवर्स चलेगा। तो 2 मजदूर लगा दिए तो मशीनें आपने 8 कर दी, ये तो आपने कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया, लेकिन आउटपुट आपको कितना मिला, सेम। अब आपको लगा ये भी मजेदार नहीं है, मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो चेंज चाहे भले ही कर दो, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, आउटपुट सेम होना चाहिए। तो अब आप 3 मजदूर लगा दोगे और 5 मशीनें, फिर आपने कहा सर ये भी मजेदार नहीं है, तो 4 मजदूर और 3 मशीनें, लेकिन आउटपुट वही रहेगा 100। फिर आपने कहा सर ये भी मजेदार नहीं है, तो ठीक है फिर 5 मजदूर और 2 मशीन लगा दो और आउटपुट अभी भी क्या रहेगा, सेम। तो ऐसी बात आपने पहले कहां पढ़ी थी, इंडिफरेंस कर्व में। तब हम कंज्यूमर हुआ करते थे, सेटिस्फैक्शन सेम होता था, बस बंडल के कॉम्बिनेशन बदल जाते थे कि भाई 10 संतरे खा लिए, 5 सेब खा लिए, या 5 संतरे खा लिए 8 सेब खा लिए, मतलब इस तरह का खेल होता था। तो बस इसीलिए इस कर्व को क्या बोल देते हैं, आइसो क्वांट कर्व। तो आप एक छोटा सा डायग्राम बना लो, तो ये बिल्कुल कैसी शेप बनाएगा, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व की तरह। तो इसीलिए आपका काम आसान हो जाता है। तो जो इंडिफरेंस कर्व है बस प्रोड्यूसर के लिए ये वही बन गया आइसो क्वांट कर्व। तो इस कर्व का नाम होता है आई क्यू, आइसो क्वांट, आई क्यू, आई क्यू, हाँ आइसो क्वांट। चलो तो पहले इतना क्लियर। अब चौथा कॉलम इंपॉर्टेंट है, जो चौथा वाला कॉलम है, चौथे कॉलम में आपको पहले हेडिंग निकालेंगे, ये बताना है कि हम बी इनपुट में, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, हम बी वाले इनपुट में कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आपको ये बताना है। मतलब पहला तो डैश छोड़ देता हूं, तो वो 12 से घटकर आपने सैक्रिफाइस करके 8 कर दिया, तो कितना, 4।
8 से घटाकर 5 कर दिया, कितना सेक्रीफाइस? 3। फिर 5 से घटाकर 3 कर दिया, कितना सेक्रीफाइस? 2। और 3 से घटाकर 2 कर दिया, कितना सेक्रीफाइस? 1। तो चौथे कॉलम में हम लिखते हैं कि जो आपने बी इनपुट में सैक्रिफाइस करा, ठीक है। पहले इतनी बात समझ आ गई, वो फिगर क्या है? 4 3 2 1। तो इन्हें बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। जैसे इंडिफरेंस कर्व में बोला जाता था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वहां खाली आप बोलते थे एमआरएस, लेकिन यहां बोलते हैं प्रोड्यूसर के लिए एमआरटीएस। तो बस ये इसलिए आपको ध्यान से लिखना है, और ये फंडा सेम होता है, तो इसलिए फंडा वही रहेगा, बस अक्षर बदल गए, ये बन गया एमआरटीएस बन गया, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो जो इंडिफरेंस कर्व में होता है एमआरएस खाली, तो बीच में टी और आ गया, तो प्रोड्यूसर के लिए बन गया मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब इसकी वैल्यूज को एनालाइज करें और बताइए कि इसकी वैल्यूज क्या हो रही हैं। हाँ, डिमिनिशिंग हो रही है ना, तो डिमिनिशिंग एमआरटीएस की ही वजह से वो कॉन्वेक्स है, बिल्कुल सही, इज द रीजन ऑफ कॉन्वेक्सिटी। तो सेम कहानी है, अगर आपको इंडिफरेंस कर्व वाली कहानी एग्जैक्ट याद होगी तो सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, बस वो एमआरएस था, ये एमआरटीएस है, लॉजिक सेम है, फंडा सेम है। तो डिमिनिशिंग एमआरटीएस इज द रीजन ऑफ कॉन्वेक्सिटी। तो अब तो आप ये भी बता सकते हो सितारे वाला पॉइंट कि एमआरटीएस इज, बिल्कुल सही, स्लोप ऑफ आइसोपॉइंट। हाँ, इसका टैटू बनवाई रखा है हमने, शायद माथे पे बनवाया था ना, और गर्दन में बजट लाइन का बनवाया। बजट लाइन का बताना स्लोप क्या था? देखो, इसको टैटू का याद ही नहीं है, पीएस अपॉन पी वाई। तो बजट लाइन का स्लोप था पीएस अपॉन पी वाई। चलो खैर, तो ये हो गया एमआरटीएस। तो एमआरटीएस समझ आ गया ना कि कोई एमआरएस की तरह है, तो ये तो कर्व हो गया आइसोक्वांट, कर्व नंबर 1। उसके बाद कर्व नंबर 2। कर्व नंबर 2 का नाम है आइसोकॉस्ट या इक्वल कॉस्ट लाइन। हाँ, तो कंज्यूमर के लिए आपने बजट लाइन पढ़ी रखा है, तो बस सेम डायग्राम, सेम सब कुछ चिपकाना है, और इसमें तो कोई स्लोप व्लोप का टैटू भी नहीं है, तो बस इसमें तो आप एक डायग्राम बना लो, एक स्ट्रेट लाइन या लकीर खींच लो। तो आइसोकॉस्ट का मतलब तो एक तरह से हो गया बजट लाइन ऑफ प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर के लिए जो बजट लाइन आप कहते हो, बस प्रोड्यूसर के लिए बजट लाइन को एक नाम दे दिया, आइसोकॉस्ट। बात वही है, कहानी सारी वही है कि भैया तुम्हारा बजट कितना है ना। तो ये प्रोड्यूसर की बजट लाइन हो गई, इसको बोलते हैं आइसोकॉस्ट, प्रोड्यूसर का बजट कितना है। क्योंकि ऐसा नहीं ना कि आप सोचो कि सर हम तो 500 मजदूर रख लेंगे और 10,000 मशीनें रख लेंगे, ऐसा भी तो नहीं होगा ना। आपका एक बजट होगा ना कि कितने इनपुट्स ले सकते हो, तो ये आपकी बजट है, बजट लाइन है। तो चलो इंटरप्रिटेशन बताओगे कि आप तो होशियार हो, इस हरी बिंदी का इंटरप्रिटेशन बताना, अंडर यूटिलाइजेशन, मतलब आप अपना पूरा बजट यूटिलाइज नहीं कर रहे। फिर इस लाल बिंदी का इंटरप्रिटेशन बताओ, अनअटेनेबल, तो ये आप खरीद नहीं सकते, बिल्कुल सही। और काली बिंदी का फुल यूटिलाइजेशन, मतलब आप अगर जो भी आपका बजट है आप अपने पूरे बजट को खर्च करते हो, है ना। तो ये बेसिकली सेम बातें हो गई। अब हम दोनों का समागम करेंगे, यानी 1 और 2 जुड़ जाएंगे और हमारा टॉपिक बन जाएगा और खत्म भी हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन कि आखिर आप कितने डब्बे बनाओगे, ये निकालना है। आप कितने डब्बे बनाओगे, तो जैसे वहां पे होता था ना कि आप कितने एप्पल खाओगे, तो वो मार्शल ने बताया था, जे.आर. हिक्स ने बताया था, तो यहां पर जो कहानी प्रोड्यूसर की बन गई, प्रोड्यूसर कितने डब्बे बनाएगा, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो आप एक सुंदर चित्रकारी के लिए तैयार रहें, और एक बना लेते हैं जी लाल रंग की लकीर, तो ये तो हो गई आइसोकॉस्ट। फिर उसके बाद कुछ हरे रंग के बना लेते हैं, क्या, आइसोकॉन्ट्स, आइसोकॉन्ट 1, आइसोकॉन्ट 2, आइसोकॉन्ट 3, एक और बनाना है 4, वैसे तो समझ जाओगे, आइसोकॉन्ट 4 चलो बना रहे हैं, बस बहुत हो गया। ठीक है, अब कुछ बिंदियां बनाते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर चर्चा करेंगे तो मजा आएगा। तो बिंदियों के नाम आप अच्छे से लिख लो, ए बिंदी, उसके बाद बी बिंदी, उसके बाद सी बिंदी, उसके बाद डी बिंदी, उसके बाद ई बिंदी। 5 बिंदियां बना, ए बी सी डी ई। चलो, तो पहले हम डब्बों की बात करेंगे, यानी प्रोडक्शन की बात करेंगे। आपको ये बताना है कि कौन सी बिंदी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करवा रही है, कौन सी बिंदी पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। ई बिंदी पर, ओके, उससे कम डी बिंदी पर, उससे कम बी बिंदी पर, उससे कम, मतलब ए या सी दोनों सेम होंगे क्योंकि ए और सी तो 1 पर है, तो ए या सी। तो मैं ऐसे लिख दूं भाई, तो सब बच्चे से संतुष्ट हैं कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सी बिंदी पर होगी, बोलो ना कौन सी बिंदी पर होगी, ई, तो मुंह से बोलो ना। अब इसका रीजन बताओ क्यों कह रहे हो आप, क्योंकि ये सबसे ऊपरी आइसोपॉइंट पर है, तो हायर द आईक्यू हायर द प्रोडक्शन, जैसे इंडिफरेंस कर्व में था, हायर द आईसी हायर द प्रोडक्शन, एनुअल सेटिस्फैक्शन। तो इसमें जितना हायर आईक्यू होगा उतना हायर प्रोडक्शन होगा। तो ई बिंदी पर आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा आयरन भाई। डी बिंदी पर कौन सा आइसोपॉइंट है, 3, बी बिंदी पर आईक्यू 2, और ए या सी बिंदी आईक्यू 1, ओके। तो पहले से सब बच्चे संतुष्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया जी प्रोडक्शन के हिसाब से बिंदियां।
अब देखते हैं कि आपकी जेब में कितना रुपड़ा है, यानी कि बजट। तो अब IQ 4 पर जो बिंदी ई है, क्या बिंदी ई आपके बजट में है? बिंदी ई आपके बजट में नहीं है, वो तो बजट से ऊपर की तरफ है, सब बच्चे इसमें संतुष्ट है भाई? ठीक है, तो ई बिंदी काट देते हैं। फिर IQ 3 वाली डी बिंदी, क्या ये आपके बजट में है? ये भी बाहर है, तो सबको समझ आ रहा है पॉइंट, तो इसको भी काट दीजिए। उसके बाद बी बिंदी, क्या ये आपके बजट में है? ठीक है, तो इसको नहीं काटते, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। और ए और सी बिंदियां, क्या ये आपके बजट में है? ठीक है, तो इसको भी ऐसे छोड़ देते हैं। तो भाई यहाँ तक कहानी ओके हो गई। ठीक है, तो अब ई हट गया, डी हट गया। ई और डी से हमें कोई मतलब नहीं, वो तो वहां पे भी क्रॉस लगा देता हूं मैं, तो ये तो औकात से बाहर, इसके सपने छोड़ दो। अब बची बी बिंदी, ए बिंदी और सी बिंदी। अब आप ध्यान से अगर एनालाइज करोगे, अगर सेम बजट में, भाई मान लो आपका बजट है 1 लाख रुपए, सेम बजट में आपको कौन सी बिंदी में ज्यादा प्रोडक्शन मिल रही है? बी में मिल रही है ना ज्यादा प्रोडक्शन। भाई मान लो आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, तो बी बिंदी कह रही है कि मैं 250 यूनिट्स बनाकर दूंगी। मान लो बी बिंदी का मैं इधर लिख लेता हूं, आइसोकॉन्ट 2 का मतलब है मान लो 250 यूनिट्स, 250 यूनिट्स। और आइसोकॉन्ट 1 जो है उसमें ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। तो आइसोकॉन्ट 1 कह रहा है मैं 200 यूनिट्स दूंगा। तो अगर आपको 1 लाख रुपए खर्च ही करने हैं, मतलब आपका बजट 1 लाख रुपए खर्च ही हो रहा है, तो ए और सी बिंदी पर अगर काम करोगे तो 200 यूनिट्स मिलेंगे। और सेम 1 लाख रुपए खर्च करके अगर बी बिंदी पे काम करोगे तो 250 यूनिट्स मिल जाएंगे। हाँ, डी पे काम करते मान लो आइसोकॉन्ट 3 पर काम करते तो 300 यूनिट्स मिल जाते, 4 पे काम करते तो 350 मिल जाते, लेकिन वो दोनों तो बजट के बाहर है। तो प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट कौन सा बन गया आपके लिए? बी। बस ये देखना है आपको। हाँ, तो पॉइंट बी इज प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट। बस तो समझ आ गया ना स्टोरी क्या? तो पॉइंट बी को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट। बस, तो ये थी पूरी बेसिकली प्रोडक्शन की कहानी।